आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत कौटिल्य। कौटिल्य की विचारधारा और दर्शन को हम लोग देखें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य एक ऐसा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत एक नैतिकता और धर्म पर आधारित राजनीति की प्रेरणा दी। यद्यपि कौटिल्य का जो पूर्व का नाम है उसे चाणक्य भी कहा जाता है और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से शासन व्यवस्था को संचालित करना है। प्राचीन काल के हम लोग इतिहास को उठाकर देखें तो हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य का मूल रूप से नंद वंश ने अपमान किया था और उस अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा गया था कि आपका उद्देश्य क्या है, तो कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जवाब दिया कि वीर हमेशा धरती के ऊपर ही मस्त रहते हैं, धरती के ऊपर ही नाचते हैं, वीरों की भूमि धरती है। इस प्रश्न के जवाब से कौटिल्य का उत्तर मिल गया और कौटिल्य ने मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरह से तैयार किया ताकि वे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सके। कौटिल्य के बारे में, राजा के बारे में अगर देखा जाए, राजा की शक्तियों के बारे में देखा जाए तो कौटिल्य का जो राजा है मूल रूप से मनु की तरह वो भी धर्म के अधीन माना गया। कौटिल्य ने यद्यपि राजा को राजतंत्र का प्रतीक बनाया था, उसी के अंतर्गत उसकी संप्रभुता निहित थी। लेकिन यह सत्य है कि राजा सर्वोच्च शक्ति संपन्न होते हुए भी वह कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता था। राजा के दिनचर्या को देखें तो उसकी जो सुबह की दैनिक दिनचर्या है, राजकाज की दैनिक दिनचर्या है, मनोरंजन की दैनिक दिनचर्या है, भोजन की दैनिक दिनचर्या है, गायन की है और गुप्तचरों से बातचीत करने के पश्चात निद्रा की जो व्यवस्था है उसने कौटिल्य ने इसका विस्तृत रूप से एक अध्ययन करके उसका जो अध्यायों के अंतर्गत उसको विभिन्न रूपों के अंतर्गत विभक्त किया है। इस प्रकार कौटिल्य की विचारधारा के अंतर्गत में ये इसके संदर्भ में भगवान दास केला ने कहा कि राजपद का ऐश्वर्य कांटों के मुकुट के समान है जिसे सेवा भाव से ग्रहण किया जा सकता है। भगवान दास ने कहा कि जो राज मुकुट है वो कांटों के समान है, लेकिन उसमें सदैव सेवा की भावना आनी चाहिए। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य ने मूल रूप से राजा के कार्य और शक्तियों का जो वर्णन किया उसमें नंबर 1 आता है प्रजा का कल्याण करना। देखिए, कौटिल्य एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि प्रजा का कल्याण करना। प्रजा के कल्याण से तात्पर्य यह है कि कौटिल्य ने राजा का प्रथम कर्तव्य यह माना कि वह तत्परता के साथ जनता का अधिक से अधिक कल्याण करे। उसे एक उत्तम पिता के समान प्रजा को पुत्रवत समझना चाहिए। स्वयं कौटिल्य के शब्दों में प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि मूल रूप से कौटिल्य ने जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात कही। नंबर 2 बात कही वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था के बारे में ये कौटिल्य ने कहा कि प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम का अपना एक धर्म होता है। तो किसी भी प्रकार का हिंसा न करें, सत्य बोले, पवित्र बने और किसी से ईर्ष्या नहीं करें। तो ऐसी बात स्थिति के अंतर्गत
कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, और अगर राजा अपने धर्म का पालन करता रहेगा तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। नंबर 3 आता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था बनाए रखना। कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि एक राजा को राज कार्य संचालन के लिए सदैव शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। वह सदैव राजा का दायित्व है कि वे आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तरों पर शांति व्यवस्था बनाए रखें और इसके प्रतिकूल तत्वों पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाएं। अगर कोई राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था माकूल व्यवस्था नहीं है तो राजा को चाहिए कि वह मूल रूप से उनके ऊपर अंकुश लगाएं ताकि उनका जो है कार्य आसानी से चलाया जा सके। नेक्स्ट आता है नियुक्ति करना। नियुक्ति करना, नियुक्तियों से तात्पर्य राजा प्रशासन की धुरी होता है, राजा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करें, और उनमें जिनमें प्रमुख रूप से अमात्य है, सेनापति है, गुप्तचर व्यवस्था है, वे सभी कर्मचारियों का निरीक्षण करें। और अगर कर्मचारी मान लीजिए राज्य की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो राजा ऐसे कर्मचारियों को पदमुक्त कर सकता है और नए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है विधि निर्माण संबंधी कार्य। नंबर 5 विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण संबंधी बात करें तो राजा मूल रूप से राज्य की विधि निर्मात्री संस्था का स्रोत होता है। राजा को चाहिए कि वे कानून बनाए और कानून ऐसे बनाए जो जनता के हित में होने चाहिए। राज्य का कानून सर्वोच्च होता है, उसे कोई चैलेंज नहीं दे सकता, चुनौती नहीं दे सकता। और ऐसी स्थिति में लेकिन राजा जो कानून का निर्माण करें वो धर्म, व्यवहार, चरित्र के अनुसार शासन को संचालित करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य की जो शासन प्रणाली है वो मूल रूप से जो है कानून के क्षेत्र में जनता के हितों की पूर्ति करने वाले कानून की जो है हिदायत दी या वकालत की या ऐसे कानून निर्मित करने का उन्होंने जो है संकल्प लिया। नेक्स्ट आता है न्यायिक कार्य। देखिए मोनार्क की जो सिस्टम था प्राचीन काल के अंतर्गत उसमें ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका शासन के तीनों अंग जो है वो मूल रूप से राजा के अंतर्गत निहित थे। तो राजा जो है न्याय की मूर्ति होता था और अपील की दृष्टि से राजा ही अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय होता था। राजा विभिन्न न्यायालयों को की स्थापना करता था। वे किसी भी मामले में अपनी मनमानी नहीं करता था और जो निर्णय दिए जाते थे वो धर्म, लोकाचार, सदाचार, व्यवहार और न्याय पर आधारित होते थे। अर्थात कौटिल्य ने कहा कि जो न्याय की व्यवस्था है वो मूल रूप से एक व्यक्ति विशेष पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो न्याय की व्यवस्था है वो मूल रूप से सभी को साथ लेकर के जो तटस्थ हैं, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो राजा निष्पक्षता के साथ न्याय का प्रतिपादन करें। नेक्स्ट आता है दंड की व्यवस्था। दंड की व्यवस्था के बारे में हम लोग देखें तो जो दंड की व्यवस्था है, कौटिल्य ने जो दंड की व्यवस्था की है, राजा
न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्तियों को दंड देने की व्याख्या करता है। राजा दंड व्यवस्था का उद्देश्य जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करवाना है, अर्थात राजा का यह प्रमुख दायित्व है कि जो व्यक्ति उदंड है, जिस व्यक्ति ने अगर मान लीजिए सही कार्य नहीं किया है, उनको अपन ये कह सकते हैं कि राजा मूल रूप से जो है दंड की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दंड के भय से शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। और अगर मान लीजिए समाज के अंतर्गत जो दांडिक व्यवस्था है वो मूल रूप से निष्पक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या आगी, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आर्थिक कार्य। आर्थिक क्रियाकलापों का सीधा संबंध राज्य के विकास और उन्नति के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी राज्य का अगर विकास है तो मैं आपको बताऊं कि अर्थ के बिना किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। जिस राज्य के अंतर्गत आर्थिक नीतियां होगी, उद्योग होंगे, कल कारखाने होंगे, हाथकरघा उद्योग होंगे, इसके बारे में कौटिल्य ने भी इसका जो है पूर्ण रूप से उल्लेख किया है कि राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है, राज्य का यह दायित्व है कि वाणिज्य और उद्योग धंधों का विस्तार करें। और इसके अलावा कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि पशु नस्ल में सुधार होना चाहिए। जब पशु नस्ल में सुधार होगा तो समृद्धिशाली पशु होंगे, जिससे भी मैं आपको बताऊं कि राज्य का विकास होगा। नेक्स्ट आता आय व्यय संबंधी कार्य। राजा का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो मूल रूप से राजा आय और व्यय का लेखा जोखा रखे, क्योंकि कौटिल्य का राजा बहुत अधिक दूरदर्शी है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि राजा का यह दायित्व बनता है कि आर्थिक क्षेत्र के साथ वो ऐसी व्यवस्था करे जिससे राज्य का बजट संतुलित हो सके, राज्य की व्यवस्था संतुलित हो सके और घाटा जो राज्य के अंतर्गत लग रहा है उसको समाप्त किया जा सके। और नेक्स्ट आता है युद्ध करना। कौटिल्य ने कहा कि युद्ध करना एक राजा का प्रमुख कार्य है, क्योंकि ये तो वीरों की भूमि है। युद्ध में लड़ना और देश के लिए वीर गति को प्राप्त करना भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा रही है। प्राचीन काल के अंतर्गत जो कौटिल्य की विचारधारा थी उसी को राजस्थानी कवि कहते हैं कि इलान देनी आपनी हालर यादुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई जाए। कौटिल्य ने इस विचारधारा को पहले ही सिद्ध कर दिया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि युद्ध करना राजाओं का प्रमुख कर्तव्य है। राजा केवल सुरक्षा संबंधी कार्य नहीं करे, वे सभी अपना नागरिकों के कल्याण के लिए नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। और राजा मूल रूप से जो है समाज के अंतर्गत जो गरीब दीनहीन व्यक्ति है उनकी भी रक्षा करें। नेक्स्ट आता है पशुपालन। और राजा का प्रमुख कार्य है कि पशुओं का ऐसा गोचर भूमि का विस्तार करें ताकि राज्य के पशु वहां पर चारागाह के रूप में चर सकें और उससे खेत खलियान दूध दही नगर के अंतर्गत वृद्धि हो सके। तो कौटिल्य ने पशुओं की व्यवस्था के लिए भी राजा को हिदायत दी है। नेक्स्ट आता है वनों का विकास। देखिए वनों के विकास के बारे में आपको मैं बताऊं कि राज्य के अंतर्गत जितना ज्यादा जंगल होगा, पहाड़ होगा, खेत खलियान होंगे, वन होंगे, बगीचे होंगे, तो वहां पर बारिश भी अच्छी होगी और वहां की प्रजा को रोजगार के साधन मिलेंगे। कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि वनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जनता को इसका फायदा मिल सके। नेक्स्ट आता है प्रजा का सुख में ही राजा का सुख है। देखिए ये बहुत बड़ी उक्ति है, चाहे लोकतंत्र हो। मैं आपको बताऊं कि आज 21 है
21 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, 21 मई 2014 की बात कर रहा हूँ। 20 मई 2014 के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि देश का विकास करने के लिए जनता का सबसे अधिक कल्याण होना चाहिए। मैं जनता के लिए हूं और जनता मेरी है। तो इस बात को कौटिल्य ने बहुत पहले जो है आपको बताऊं कि उद्बोधित कर दिया था, लिख दिया था अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि जनता के सुख में ही राजा का सुख है। कौटिल्य का मत है कि जिस कार्य और नीति को लागू करने से जनता को अनुभूति मिलती है, जनता को सुख मिलता है, उसी में प्रजा का सुख है। और प्रजा के हित में अपने दायित्वों को कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजा के हितों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रजा के हित में ही जनता का हित है। तो राजा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है, राजा को हिदायत दिए कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है, और राजा का अपना प्रिय सुख कुछ नहीं है, प्रजा का सुख ही उसका परम सुख है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कौटिल्य ने प्रजा के हितों की भी मनोकामना की है। नेक्स्ट आता है प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार। देखिए, कौटिल्य ने कहा कि अगर आय के समस्त स्रोत और साधन मान लीजिए राजा के पास में हाथ में रहेंगे, तो राजा क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा, दुराचारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसने कहा कि प्रजा के हित में मूल रूप से जो है राजा का हित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य का विचार है, प्रजा राजा को धन धान्य की सहायता इसीलिए देती है कि राजा उनके सुखों में अभिवृद्धि करेगा और कष्टों का निवारण करेगा। अतः राजा प्रजा के धन का उपयोग निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए खर्च नहीं कर सकता। कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा पर उसकी पूर्व अनुमति के बिना कर, टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर करों से लाद दिया गया, भार उन पर अधिक किया गया, तो जनता का विकास नहीं होगा, जनता के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार कौटिल्य वित्तीय संसाधनों जिनकी आड़ में जो है मूल रूप से राजा को उन्होंने हिदायत दी कि जनता को भी वित्तीय अधिकार देना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्थानीय संस्थाएं। देखिए, भारत में प्राचीन काल से स्थानीय संस्थाओं का महत्व बना रहा है, स्थानीय स्वशासन का महत्व बना रहा है, और इन संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इनके द्वारा जो कार्य संचालित किए जाते हैं उनका सीधा संबंध स्थानीय लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। अतः ये संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है, क्योंकि देखिए, जहां सत्ता का केंद्रीकरण होगा वहां निश्चित रूप से विनाश होगा। अतः सत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो निश्चित रूप से आपको मैं बताऊं कि राजतंत्र की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगेगा। नेक्स्ट आता है धार्मिक नियम और रीति रिवाज। राजा धार्मिक नियमों और रीति रिवाजों से घिरा हुआ है, क्योंकि राजा जो है वो धर्म के अधीन है। जो कौटिल्य का राजा है वो भी मनु के राजा की तरह कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजा के जो कार्य है वो मूल रूप से रीति रिवाजों और धर्म से बंधे हुए हैं, और इनका पालन करने के लिए राजा मूल रूप से बाध्य है। राजा इनकार नहीं कर सकता कि मैं इन धर्मों को और नियमों का पालन नहीं करूंगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना का प्रबल जो रूप से प्रकोप था, और इस धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजों का जो कौटिल्य के सिद्धांतों के अंतर्गत जो नीति नियमों के अंतर्गत महत्व दिया गया। नेक्स्ट आता है मंत्री परिषद का नियंत्रण। देखिए, राजा के ऊपर राजा की सलाह और सहायता के लिए अमात्यों की व्यवस्था थी। तो अमात्यों का भी राजा के ऊपर कुछ नियंत्रण था। अमात्य लोग मिलजुल करके वो राजा को सलाह देते थे,
मशविरा करते थे, परामर्श देते थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो मूल रूप से राजा का जो है मंत्री परिषद भी नियंत्रण रखती थी। कौटिल्य के अनुसार राजा रूपी रथ के दो चक्र, राजा और मंत्री परिषद, इसीलिए मंत्री परिषद का अधिकार राजा के बराबर है। इस प्रकार मंत्री परिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती है, अंकुश रखती है। और नेक्स्ट आता है, वो आता है सत्य, न्याय और धर्म का महत्व। देखिए कौटिल्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, वो सत्य, न्याय और धर्म के ऊपर उसको प्रशिक्षण दिया था। तो कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि जो राजा है वो स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, निरंकुश नहीं हो सकता, बल्कि सत्य और न्याय और धर्म के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार मैं सारांश रूप में कौटिल्य के राजा के बारे में जो विस्तृत विवेचन कर रहा हूं, इस बारे में हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का राजा सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो राजा है वो कभी भी निरंकुश हो सकता है, लेकिन अनेक नियमों और सिद्धांतों के कारण कौटिल्य का राजा वो कभी भी निरंकुश नहीं बन सकता। प्रोफेसर अल्तेकर ने कहा है कि कौटिल्य का राजा बहुत से लौकिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बंधनों से मर्यादित है, अर्थात उसके ऊपर क्या है, लिमिटेशन है, प्रतिबंध है, और उन प्रतिबंधों के कारण कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं, श्री कृष्णा राव ने भी इस संदर्भ में कहा है कि कौटिल्य का राजा कभी भी अत्याचारी नहीं हो सकता, चाहे वे कुछ बातों में स्वेच्छाचारी भले ही लगे हो, वे धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र से सुस्थापित नियमों के अधीन रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो कौटिल्य का राजा है वो भले ही राजतंत्र का प्रतीक है, लेकिन मूल रूप से जो कौटिल्य का राजा है वो धर्म के अधीन है, नियमों के अनुसार कार्य कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आ रहा है अब, क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? दूसरा जो मेरा प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। पूर्व के अध्याय में मैंने मनु के बारे में भी आपको बताया था कि मनु का राजा निरंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? तो कौटिल्य का राजा भी निरंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण यह है कि कौटिल्य का राजा में निरंकुशता की छाया तो दिखाई देती है कि ये व्यक्ति इतनी राजतांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करता है तो कभी भी निरंकुश हो सकता है, परंतु राजा जो है निरंकुशता में परिणित नहीं हो सकता। प्राचीन भारत में राजतंत्री प्रमुख शासन प्रणाली थी और राजतंत्रीय शासन प्रणाली में सदैव क्या थी? निरंकुशता की गंध आती थी, निरंकुशता की बू आती थी, क्योंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के अंतर्गत निहित थी। तो ऐसी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता के ऊपर कुछ कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसके कारण वो निरंकुश नहीं हो सकता था। नंबर 1, शिक्षा। देखिए शिक्षा, कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर पहला और प्रभावशाली जो प्रतिबंध लगाया वो लगाया था शिक्षा। उन्होंने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता। कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर बल देकर उसे संस्कारवान बनाने पर बल दिया। कौटिल्य ने इस बात का उल्लेख किया कि राजा सदैव संस्कारवान होना चाहिए, जिससे वो राजा मूल रूप से शिक्षित होगा तो वो निरंकुश नहीं होगा। नंबर 2, उसने कहा कठोर दिनचर्या। कठोर दिनचर्या का तात्पर्य है कि राजा की सदैव ऐसी सख्त से सख्त, कठोर से कठोर दैनिक दिनचर्या होना चाहिए, ताकि राजा को विलासिता के जीवन में
अय्याशी के जीवन में, भोग विलास के जीवन में समय नहीं मिले। राजा हर समय व्यस्त रहे ताकि वो दैनिक दिनचर्या का कठोरता से पालन करें। नेक्स्ट आता है प्रजा का सुख में ही राजा का सुख। देखिए कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि अगर प्रजा सुखी रहेगी तो राजा भी सुखी रहेगा, और राजा सुखी रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो इस कारण कौटिल्य का राजा सदैव इस बात के लिए चिंतन करता है कि प्रजा का अधिक से अधिक हित और कल्याण कैसे किया जाए। नेक्स्ट आता है प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार। देखिए जहां पैसों की बात आएगी और वित्तीय शक्ति की बात आएगी, सोर्सेज ऑफ द इनकम, तो हम लोग देखते हैं कि पैसा हमेशा व्यक्ति को क्या करता है, भ्रष्ट कर देता है। कौटिल्य ने राजा के साथ साथ जनता को भी वित्तीय अधिकार दिए। जब वित्तीय अधिकारों से जनता सुसज्जित रहेगी तो निश्चित रूप से वह राजा के ऊपर नियंत्रण रखेगी और राजा का सम्मान करेगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी राजा के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगता है, क्योंकि राजा टैक्स और राजस्व एकत्रित करते समय जनता के हितों का ध्यान रखता है। नेक्स्ट आता है स्थानीय संस्थाएं। देखिए सत्ता का हमेशा विकेंद्रीकरण होना चाहिए। स्थानीय स्वशासन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की परंपरा रही है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब स्थानीय संस्थाएं मूल रूप से कार्य करेगी तो उनके पास में अधिकार होंगे, अधिकारों का प्रयोग करेगी और वो व्यक्ति को कभी भी राजा को निरंकुश नहीं बनने देगी। और लास्ट पॉइंट आता है धार्मिक नियम और रीति रिवाज। देखिए कौटिल्य ने राजा के ऊपर अनेक ऐसे धार्मिक प्रतिबंध और रीति रिवाज, प्रथाएं और मान्यताओं से लाद दिया गया। राजा धर्म के अधीन है, राजा रीति रिवाजों का सम्मान करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए अनेक ऐसे प्रतिबंध हैं जो उसे अनिवार्य रूप से मानने पड़ते हैं। थैंक यू।